बच्चे सीधी बात नहीं समझते, अगर वहीं पर नहीं हो रहा था वो ऐसे ऐसे करो इमोशनल करो तो बच्चे समझ जाते हैं, हाँ सर वो कितनी अच्छी बात है। वो सब अपने से होता नहीं है ना, जो सच है जो सच है, जो नहीं है वो नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे वित्तीय लेन देन में एक ऋण दस्तावेज नहीं माना जाता है? ठीक है, जल्दी से बताइए। Which of the following cannot be called a debit instrument as referred in financial transaction? किसको दोस्तों नहीं माना जाता है, ये आपको बताना है। पोल ले लो भाई मेरे से पहले तो, ये ले लो आपका, बताओ भाई आंसर। ठीक है, यहाँ पे गलत लग गया वैसे, ऑप्शन जो है वो गलत लग गया है, आंसर जो है वो गलत लग गया है, तो उसके हिसाब से आंसर चेंज मत कर लेना। चलो ठीक है, हाँ डीआरडीओ के लिए आकाश यार, आप एक तो 12 बजे वाली जो क्लास है एसएससी वाली क्लास कर लो या रेलवे वाली क्लास ज्वाइन कर लो, डीआरडीओ हो जाएगा वहां से, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आया वो अभिमान का आया, वैसे अभिमान का लेकिन ये गलत आंसर है, क्योंकि आंसर इसका स्टॉक्स होगा, वैसे लोन से नहीं होगा, इसका आंसर जो होगा वो स्टॉक्स होगा। तो एक्चुअली इनके अंदर होता क्या है, मैं आपको एक एक करके इनके पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, ये क्या होते हैं भाई, सीओडी क्या होते हैं, अगर किसी को पैसे लेना होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, सर्टिफिकेट देता है डिपॉजिट के, कि भाई ये मेरे डिपॉजिट है जो कि आपके पास में पड़े हुए हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, पहली बात तो। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पे स्टॉक्स, स्टॉक्स क्या होते हैं, जैसे कि कोई कंपनी है, लिस्टेड है या लिस्टेड नहीं है, दोनों के, तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास में 1% स्टॉक होते हैं, किसी के पास 2% होते हैं, किसी के पास 3% होते हैं, हाँ इसको आप शेयर्स बोल सकते हो, आप इसको एक तरीके से शेयर्स बोल सकते हो। ठीक है, तो क्या दोस्तों स्टॉक्स के बदले में आप कर्ज ले सकते हो क्या, क्योंकि स्टॉक्स तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। आज जो स्टॉक मान लो 5 करोड़ का है, कल को कंपनी डूबी तो वो तो 50 लाख का भी हो सकता है, 5 लाख का भी हो सकता है, नहीं हो सकता। तो स्टॉक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये डेबिट इंस्ट्रूमेंट नहीं है यार, ऋण दस्तावेज नहीं है, ऋण लेने का दस्तावेज नहीं है। आप किसी को 5 लाख रुपए के शेयर देके 20 लाख रुपए ले सकते हो क्या, ये बोल के कि देखो आने वाले टाइम पे इसके स्टॉक बहुत बढ़ जाएंगे, मुझे 20 लाख रुपए दे दे, वो बोलेगा जब बढ़ जाएंगे तो बेच देना। ठीक है, तीसरी बात करते हैं बॉन्ड को लेकर। बॉन्ड दोस्तों ऑब्वियसली बॉन्ड तो एक अनुबंध ही होता है ना, इसके अंदर मैंने बोला कि मैं आपको 5% इंटरेस्ट रेट से पैसे दे दूंगा, 1 साल के अंदर दे दूंगा, इतने दे दूंगा, ये तो पूरी तरीके से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह में होता है, एक तरीके से अनुबंध होता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं आती है, ये भी ठीक है। बॉन्ड एक तरीके से आपका क्या हो गया, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसकी बात करते हैं लोन। लोन तो ऑब्वियसली यार उधार है जो कि बैंक देते ही है। तो कुल मिला के यहाँ पे चारों ऑप्शन में से आपको जो रेलिवेंट ऑप्शन है वो आपका स्टॉक्स होगा आपका आंसर। ठीक है गाइस, डन है। चलो यहाँ पे जिसने सही आंसर किया था नंबर 1 पे मैंने जो फोटो दिखाई वो गलत आंसर था। ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्या होता है? ठीक है, एक बार मैं आपको देता हूँ ऑप्शन, देता हूँ, बताओ भाई जल्दी से बताइए। चलिए यहाँ पे बी आया फॉरेन एक्सचेंज। अरे भाई फॉरेन एक्सचेंज से आप देश के अंदर कैसे बाइंग और सेलिंग करोगे? प्लस पे नहीं होती आकाश, फ्री में होती है, मतलब अनअकैडमी पे होती है, लेकिन वो फ्री क्लास है 12 बजे वाली। गौरव एक बार अब वो कर लो, रीइंस्टॉल कर लो ऐप को, सही हो जाएगा यार, रीइंस्टॉल कर लो, सही हो जाएगा। देखो गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स होते हैं ना, ये होते हैं जो कि बाय और सेल करता है आरबीआई। आरबीआई क्या करेगा दोस्तों, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर बाइंग और सेलिंग होती है किसकी, आरबीआई ने बैंकों को क्या किया, गवर्नमेंट का बॉन्ड दिया और क्या कर लिया, अगर मान लो कल को मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, पैसा ज्यादा होता है तो मार्केट में पैसा जो है वो बहुत ज्यादा वाली कंडीशन में कौन सी होती है, इन्फ्लेशन होता है कि डिफ्लेशन होता है, कौन सी कंडीशन होती है? हाँ मुद्रास्फीति, बिल्कुल सही है, इन्फ्लेशन होता है। तो क्या करेगा आरबीआई, क्या करेगा, ये बॉन्ड तो देगा बैंकों को और पैसा ले लेगा बैंकों से, समझ रहे हो, और क्या करेगा पैसा जो है वो ले लेगा। क्यों लेगा भाई पैसा, ताकि बैंक क्या ना कर सके और लोन जनता को ना दे सके। एक तो पहले ही पार्ले जी 50 रुपए का मिल रहा है, और ऊपर से फिर जो है बैंक और लोन देगा अगर पैसे कमाने के लिए, तो मार्केट में क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति बढ़ती जाएगी। उस केस के अंदर जो है पैसा बॉन्ड देकर पैसा ले लेता है। और अगर कल को मार्केट में पैसा ही नहीं है, जैसे कि आज के टाइम पे ये कंडीशन है, करंट में क्या कंडीशन हो गई है,
करंट में रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, बॉन्ड जो है ना बैंकों से खरीदा है, ठीक है, बॉन्ड तो क्या कर दिया है, खरीद लिया है, और उसके बदले में क्या दिया है, पैसा दिया है। अभी दिया था ना 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ रुपए बैंकों को। ये क्यों दिया है बैंकों को ये पैसा, ताकि ये पैसा जो है ये जनता को दे लोन के तौर पे, और वापस से लोगों के पास में पैसा आ जाए, और वापस से इकोनॉमी जो है दोस्तों, लिक्विड फ्लो जो है ना, लिक्विडिटी जिसको अपन कहते हैं ना, जो तरलता पैसे की, कैश मनी वापस से मार्केट में बढ़ जाए। कंसेप्ट क्लियर है सबको? यस और नो करके बताओ। एक बच्चा बोल रहा है कि सर ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे कि कैश में देंगे। अरे भाई 1 लाख करोड़ कैश में कैसे दोगे यार, कितने ट्रक भेजोगे, क्या ट्रक के ट्रक। ट्रांसफर तो ऑनलाइन होता है लेकिन वो कैश में नहीं होता है, गोल्ड नहीं होता। समझ रहे हो ना, 1 लाख करोड़ रुपए को बेचने के अंदर कैसे करोगे यार। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना प्रकाश से अपरिवर्तन से संबंधित नहीं है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से दोस्तों कौन सा जो है संबंध नहीं है, कौन सा वाला, मतलब यहाँ पे तरीका जो है वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं है, बताओ भाई। देखो रेड शिफ्ट और एक होता है ब्लू शिफ्ट। देखो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका, वैसे जो आपका आंसर हो जाएगा 65% लोगों का बिल्कुल सही आंसर है, 65% लोगों का यहाँ पे, ठीक है। अभी का वापस सबसे पहले आंसर आया यहाँ पे, एक बार आंसर बताने के बाद में चेंज थोड़ा ना कर सकते हो आप, कर सकते हो क्या, जैसे कि नहीं कर सकते ना। हाँ तो फिर आंसर सही दे रहा है ना बच्चा, चेंज नहीं कर सकता तो उसका मतलब आता है उसको। हाँ अच्छी बात है ना, ये चेंज होता तो क्या आंसर देख के चेंज। ईशान बोल रहा है कर सकते हैं, नहीं कर सकते यार। देखो गाइस बात ऐसी है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी रिफ्रैक्शन है, मिराज भी रिफ्रैक्शन है, रेनबो भी रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। रेड शिफ्ट जो है ना, ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट एक्चुअली में होती क्या है, ठीक है। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट एक्चुअली होती क्या है, ये डिफाइन करती है कि कैसे लाइट जो है वो शिफ्ट होती है शॉर्टर या फिर लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ। समझ रहे हो, जैसे कि स्पेस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो लॉन्गर वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ से वो शिफ्ट होती है, उसको अपन रेड शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूर जाता है दोस्तों लाइट से, तब हम उसको बोलते हैं कि वो रेड की तरफ चला गया है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ लॉन्गर हो गई है। समझ रहे हो, तो अगर लॉन्गर चला गया है तो रेड हो जाएगा, वेवलेंथ उसकी जो है दोस्तों वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। कौन सी गैस एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, मतलब इसको तो क्या गलत मत ही देना, जो गलत देगा ना माता रानी पाप देगी। सच बता रहा हूँ, इतनी फिजिक्स इतनी बायोलॉजी पढ़ाई है। धन्य हो, 8% बच्चे अभी भी जो है आंख बंद करके आंसर लगा देते हो यार। एक 5 सेकंड थोड़ी बताई थी मैंने आपको, याद है क्या किसी जमाने के अंदर, कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, सोचो आंसर लगाने से पहले, फिर आंसर लगाओ। सामने होते तो मैं मुर्गा बनाया था सच में यार, मतलब मन तो ऐसे कर रहा है मुर्गा बनाने का। मतलब क्वेश्चन देते ही आंसर आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि आपने दिमाग ही लगाया। ओके, ये बच्चे हैं जिनका सही है। अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है यार फोटोसिंथेसिस के लिए, आप जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो यही तो प्लांट लेता है बेचारा। क्या करते हो यार, 90% बच्चों का आंसर अभी भी यार। निम्नलिखित में से कौन एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है दोस्तों? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे, और कौन सा होता है दोस्तों इनके बारे में भी बात करेंगे। स्किप भी कर सकते हो यार, नहीं आता तो कोई यहाँ पे कोई सजा थोड़ा मिल रही है। ओके, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट दोस्तों वो प्लैनेट होते हैं जो कि मेटल रॉक जो होते हैं ना उनसे बने हुए होते हैं। ओके, और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या है, मोस्ट वैल्यूबल प्लैनेट माइकल जॉर्डन, मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट है, मोस्ट वैल्यूबल एलिमेंट माइकल जॉर्डन और सन। ठीक है, तो जो ये अंदर वाले है ना दोस्तों, अंदर वाले जिसको अपन इनर प्लैनेट बोलते हैं, यही वो प्लैनेट है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, मरकरी आपका सही आंसर है। अरे क्या बात है, अभी आज आंसर क्या आपको कहीं मिल गया क्या? निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल से संबंधित नहीं है? बताओ भाई कौन सी चीज है
जो कि अपने सौर मंडल से संबंधित नहीं है। सारे आंसर जो है वो सही आ रहे हैं आज। चलिए आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, 86% बच्चों का बिल्कुल सही है। नेबुला आज सुबह ही मैंने पढ़ाया था इसके बारे में, याद है क्या? 86% बच्चों का बिल्कुल आंसर सही है। और मैंने आपको बताया भी था कि नेबुला क्या होता है, गैस का क्लाउड होता है एक तरीके से, समझ रहे हो, जिसके अंदर डस्ट होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, आयनाइज्ड गैसेस, ये सारी देखने को मिलती है। इसके अंदर आपको हाइड्रोजन मिलेगा, हीलियम मिलेगा, ओके, बाकी गैसेस मिलेगी, ये सब आपको देखने को मिलता है, डस्ट पार्टिकल देखने को मिलेंगे, ओके। थाइनोस की बेटी तो रोबोट थी ना पता नहीं यार क्या थी यार, कभी ध्यान इतना दिया नहीं है थाइनोस की बेटी के ऊपर ठीक है। लाला लाजपत राय दोस्तों, कौन सी किताब है जो कि लाला लाजपत राय के द्वारा दोस्तों लिखी गई थी? बताओ भाई। सबसे फेमस किताब है, इसके अलावा भी वैसे तो और भी किताबें लिखी गई थी वैसे इनके द्वारा, लेकिन सबसे फेमस किताब बता रहा हूँ। फिर से अभी का आंसर यहाँ पे सबसे पहले अनहैप्पी इंडिया, जो कि आज है। आज के टाइम के हिसाब से काफी एग्जैक्ट क्वेश्चन है, नहीं देखो कुछ किताबों के नाम लिख लो। एक तो यंग इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया हो गया। एक और थी ब्रिटिश डेबिट टू इंडिया, इंग्लैंड डेबिट टू इंडिया, इस तरीके से इंग्लैंड कर्जा जो है वो भारत के ऊपर छोड़ के चला गया, ठीक है। एक और किताब बताओ भाई लाला जी के बारे में, और भी किताब बताओ। ये भी थी एक तो यंग इंडिया, मैंने बता दिया। एक और थी आर एजुकेशनल प्रॉब्लम, मतलब एक बुक थी जिसके अंदर कई सारे आर्टिकल्स का कलेक्शन जो है वो डाला गया था लाला जी के द्वारा, लाला लाजपत राय जी के द्वारा, ठीक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन दिया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा, बाकी कलेक्शन जो किया था वो वैसे हरदयाल जी के द्वारा किया गया था, ओके। वैसे लेकिन पेपर के अंदर ये नहीं पूछता, हरदयाल जी जो थे ना गदर पार्टी वाले, आर एजुकेशनल प्रॉब्लम, आज भी वो समस्या, उन्होंने उस टाइम पे ही समस्या को समझ गए थे कि भारत में एजुकेशन का क्या होने वाला है। इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने पता क्या किया था, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। इंडिया के अंदर ब्रिटिश एजुकेशन का इंडिया के अंदर कॉपी पेस्ट करी गई। देखो जो चीज यूके में है ना, चलती थी ना, उसको इंडिया में कॉपी किया गया, जैसे कि ट्रेनें हो गई या कोई भी हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, है ना, लोकल गवर्नमेंट हो गई, अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, कॉपी किया गया। लेकिन यूके के लोगों ने एजुकेशन को कॉपी नहीं होने दिया। आज जो यूके में एजुकेशन मिलती है, आपको लगता है वैसी एजुकेशन इंडिया में मिलती है क्या? उन्होंने कभी भी कॉपी नहीं किया। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने उनके सिस्टम का सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट होता है ना एजुकेशन का, वो इंडिया के अंदर इम्पार्ट किया। इंडिया के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम ये लोग लेके आए ना, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों क्या बनाने के लिए लेके आए, काम करने वाले लोग लेके आए। जो हम ऑर्डर दें वो जो है दोस्तों ये लोग काम करें, यानी कि नौकरशाही वाली जो होती है ना स्ट्रैटेजी, वो इन्होंने डेवलप करी। नौकरशाही में क्या होता है कि आपको किताबें चटवाई जाती है, आपको एग्जाम पास कराया जाता है किसी भी तरीके से। 5वीं क्लास में आपका दिमाग में क्या चलता होगा, नंबर कैसे लाने और पास होकर अगली क्लास में कैसे जाना है। छठी में भी सेम था, 7वीं में भी सेम था, 8वीं में भी, 9वीं में, 10वीं में भी, 11वीं 12वीं। तो डेवलपमेंट क्या हुआ, वो शिक्षा कहीं पर काम आई? अगर ऑनेस्टली देखें तो 5वीं क्लास की जो एजुकेशन है वो आपको 10वीं क्लास में हेल्प करनी चाहिए प्रैक्टिकल चीजों के अंदर। लेकिन जो प्रैक्टिकल एजुकेशन थी ना, वो उन्होंने पूरी तरीके से हटा के थ्योरेटिकल जो एजुकेशन है वो अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में इम्पार्ट कर दी। हमारी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, नेहरू जी या जो उनकी गवर्नमेंट थी, उनको ये चीज उस टाइम पे समझ आई नहीं कि ये जो एजुकेशन सिस्टम जो ब्रिटिशर्स देके गए हमको, ये आने वाले टाइम पे जो है वो हमारे देश में काफी ज्यादा नुकसान करेगा, ठीक है। ये चीजें जो है वो आने वाले, ये मान के चलो 1990 2000 के बाद में जो है ना, इसका हमको देखने को मिला उल्टा, कि किस तरीके से हमारे बेकार एजुकेशन सिस्टम की वजह से, हालांकि ऐसी बात नहीं है उस टाइम पे हमारे पास में रिसोर्सेज भी नहीं थे वैसे तो एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की, गलती उन पुराने लीडर्स की भी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि उस टाइम पे रोटी खाने की बड़ी मुश्किल थे। 90% लोग हमारे यहाँ पे इलिटरेट थे, मालूम है क्या आपको? जो 90 जो जब देश आजाद हुआ था, ठीक है, तो 90% लोग जो है ना हमारे देश में इलिटरेट थे, अनपढ़ लोग थे। सोचो आज के टाइम पे कितने 26% है। तो हमने क्या किया कि लोगों को पढ़ाने के ऊपर फोकस किया। देखो होता यही है, जैसे कि आपके फादर जो होंगे, उन्होंने कोशिश करी होगी कि आपके परिवार को अच्छी तरीके से पाले। फिर आपका कर्तव्य क्या होता है
कि उस चीज से थोड़ा उठकर उनको थोड़ी सी बेटर लाइफस्टाइल दे। अब जो आपके बच्चे होंगे वो थोड़ा सा और उनको डेवलपमेंट का सोचना चाहिए, समझ रहे हो, इसी को अपन डेवलपमेंट बोलते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब करते थे बीएसएनएल में, ठीक है, ठीक है, एज ए ऑफिसर अगर वो जॉब करते थे, अगर सेम काम मैं कर रहा हूँ अगर, तो फिर डेवलपमेंट का हुआ नहीं हुआ ना। मुझे जरूरत है कि मैं उनसे कुछ बेटर करूँ और आने वाली जनरेशन मुझसे भी बेटर करे, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट। तो 1947 के बाद में प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ पे लिटरेसी नहीं थी पहली बात तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई पहले तो पढ़ाना लिखना इनको सिखाओ ताकि लिटरेसी बढ़े, क्योंकि उस टाइम पे अच्छी एजुकेशन की तो बात तो हम तब करते हैं तब एजुकेशन हमके पास में आ जाती है। आज हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि हम एजुकेटेड है, तभी तो अच्छी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे तो एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो एजुकेशन चलती गई। लेकिन क्या हुआ कि 2000 तक हम लोग काफी चीजें सही हो चुकी थी। 2000 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि 2000 के बाद हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए था। लेकिन 2000 के बाद में 2020 आ चुका है, अभी तक हमने उस वाले चैप्टर को अभी तक खोल के भी नहीं देखा है, ठीक है। क्योंकि आज आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए तो आप मानो या ना मानो, आपको लाख रुपए एक साल की फीस है जो कि बच्चे की देनी पड़ेगी, तब जाके वो एक अच्छे स्कूल में जाएगा और अच्छी एजुकेशन उसको इम्पार्ट होगी, क्योंकि वहां पे उसको अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छी वहां पे क्वालिटी की लैब्स मिलेगी, अच्छी लाइब्रेरी मिलेगी, अच्छा सिस्टम मिलेगा, ठीक है। तो ये मजबूरी हो गई कि प्राइवेट स्कूल के अंदर ही अच्छी एजुकेशन है, तो ये प्रॉब्लम हो गई है ना वक्त के साथ में, मतलब। लेकिन अभी जरूरत यही है कि एजुकेशन पे, लेकिन अभी मैंने आज सुबह पढ़ाया था आपको कि एजुकेशन का बजट है वो कम होता जा रहा है। ये बात किसी को पता भी नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये बात किसी को पता भी नहीं है कि एजुकेशन का बजट हर पिछले 2015 से नीचे की तरफ आता जा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैंने आपको 3-4 किताबों के बारे में बताया, ये किताबों के बारे में ध्यान रखना। लाला जी के बारे में तभी भी बात होगी ना, तो इन किताबों के बारे में जरूर बात होगी। एक मैसेज, द मैसेज ऑफ द भगवत गीता है ना, वो भी लिख लेना। इंटरप्रिटेशन लिखी गई थी भगवत गीता की, द मैसेज ऑफ द भगवत गीता। ओके, ठीक है, ये भी इनके द्वारा ही हुआ गया था। इसके अलावा तो छत्रपति शिवाजी पे भी उन्होंने किताब लिखी थी और भी बहुत सारी किताबें लिखी थी, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3-4 किताबें जो कि आपको ध्यान रखनी है ना। जरासंध और बृहदत्त को किसका संस्थापक माना जाता है, बताइए, किसका संस्थापक है जो कि इनको माना जाता है। यार थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ यार, फैन वैसे थोड़ा सा तो बेटर हो गया है, लेकिन अभी भी क्या उतनी अच्छी तरीके से वो काम नहीं कर रहा है। इंग्लिश एजुकेशन कौन ब्रॉड किया था, एक बच्चा पूछ रहा है। मैकलॉय आई थी, मैकलॉय रिपोर्ट आई थी ना, तो उसके बाद में इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। चलिए गाइस, यहाँ पे 65% बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है मगध। दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि यहाँ पे तो जरासंध और बृहदत्त रहना, इनको दोस्तों मगध का संस्थापक है जो कि माना जाता है। मगध के बारे में दोस्तों ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मगध एम्पायर के बारे में, ठीक है। कितने लोग हैं जो कि मेरे से हिस्ट्री एक बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एक बार मुझे बताएंगे कितने लोग हैं जो कि मुझसे हिस्ट्री है जो कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो पढ़ चुके हैं उनको तो खैर सब कुछ पता होगा ऑलरेडी, कब आया था मगध एम्पायर, क्या हुआ था। ओके, 500 बीसी है ना, याद है ना, 500 बीसी के अंदर मगध एम्पायर, सॉरी, हाँ, मगध एम्पायर की शुरुआत हुई थी। और फिर मौर्य एम्पायर उसी के अंदर था, मौर्य एम्पायर। ओके, बिहार वाला जो एरिया था वहां पे था महाजनपदास जो थे, उसमें से एक था मगध। ओके, जिसने बाद में सबसे ज्यादा जो है एरिया कैप्चर किया। बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट दोस्तों मगध के टाइम पे हुआ, मौर्यास के टाइम पे बेसिकली ज्यादा हुआ था। ओके, और फिर पोस्ट मौर्य आता है, उसके बाद में गुप्त वंश आ जाता है। इस तरीके से हिस्ट्री है दोस्तों जो की चलती है। ठीक है, इनकी जो पहली कैपिटल थी वो राजगीर थी, उसके बाद में पाटलिपुत्रा को इन्होंने कैपिटल बना दिया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे राजगीर, ये क्वेश्चन आया था अभी सीजीएल या सीएचएसएल में आया था। अरे भाई रिवीजन क्या करो, इसको गिरिराज भी बोलते थे, है ना। और बाद में फिर करके पाटलिपुत्रा, जो कि आज का क्या है, आज कौन सी जगह है पाटलिपुत्रा, आज का अपना पटना है। हाँ, ठीक है, तो ये सवाल अभी सीजीएल सीएचएसएल में आया था कि मगध की पहली राजधानी, तो राजगीर के बारे में पूछा गया था इसके अंदर, है ना। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में। ये क्वेश्चन मुझे मालूम है ज्यादातर बच्चे जो है इसको गलत अटेम्प्ट करेंगे वैसे, चलो लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, गलत करना भी जरूरी है वैसे तो। और महाभारत के अकॉर्डिंगली बता रखा है वो, है ना, जो जरासंध वाली जो बात हुई थी ना, ठीक है, जरासंध वाली जो बात है ना, जरासंध वाली और जो मैंने आपको बृहदरथ वाली बताई, ये एक्चुअली के अंदर महाभारत के अकॉर्डिंगली ऐसा बताया गया है कि मगध का जो डायनेस्टी है ना, उसके संस्थापक जरासंध था, फिर उसके बाद में बृहदरथ आया। ओके, जो कि शिवा की काफी पूजा वूजा किया करते थे।
यहाँ पे आंसर आ रहा है 53%, ये आ रहा है इल्तुतमिश दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आया मिनी चौधरी का बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले तो यहाँ पे आरम शाह दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आरम शाह यहाँ पे दोस्तों लीडर थे, बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए थे, लेकिन आरम शाह बने थे। सेकंड सुल्तान जो है ना, ममलुक डायनेस्टी के, दिल्ली सल्तनत के यही बने थे, मतलब 1210 से 1211 के बीच में दोस्तों ये लीडर था। ठीक है, लेकिन उसके बाद में फिर इल्तुतमिश ने क्या किया, इसको हटा के फिर वो थ्रोन के ऊपर क्या कर लिया, उसने कब्जा जमा लिया। ठीक है गाइस, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के राज्य सचिव कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जल्दी से बताइए, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन थे उस टाइम पे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। चलो ठीक है, काफी बच्चों का यहाँ पे सही आंसर है वैसे तो, और एक बार देख लेते हैं। चलो ठीक है, काफी बच्चों का गलत भी है, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका चर्चिल दोस्तों, है ना। चर्चिल को क्या बना रखा था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया बना रखा था, जब आईएनसी का क्या हुआ था दोस्तों, फॉर्मेशन है जो कि हुआ था। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप। ओके, और ये बने थे, देखो आईएनसी का 1885 में फॉर्मेशन हुआ था ना, तो उस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के यही थे। ओके, और गवर्नर जनरल कौन था ये भी बता दो मेरे को। 28 दिसंबर 1885 को फॉर्मेशन हुआ था ना। आईएनसी का फॉर्मेशन की डेट क्या है? 28 दिसंबर 1885। हाँ, तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल तो थे भारत में डफरिन, और डफरिन ने बोला भी था, यार पेन का क्या करें यार, डफरिन ने बोला भी था कि ये बहुत ही माइन्यूट सी ऑर्गेनाइजेशन है और इसको हम कभी भी दफना देंगे, समझ रहे हो, लेकिन वो डफरिन की बहुत बड़ी गलती थी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस आयोग का प्रावधान भारत के संविधान में नहीं है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं करेगा, माता रानी पाप देगी। सोच समझ के आंसर करना, जल्दबाजी में मत करना, सोच समझ के। कौन सा ऐसा दिन आएगा जब मैं ये देखूंगा कि 1% भी बच्चे का गलत आंसर नहीं है? वो दिन कब आएगा? तो देखो बात ऐसी है कि नीति आयोग 85% लोगों का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अरे भाई देखो, संविधान के हिसाब से संविधान के अंदर कौन से वाले कमीशन का प्रोविजन नहीं है? ठीक है, मिनी चौधरी का वापस सही आंसर है। देखो, चुनाव आयोग का आर्टिकल बताओ भाई, चुनाव आयोग हमारे संविधान में पावर है ना, आर्टिकल बताओ भाई 324। फाइनेंस कमीशन का बताओ भाई। बच्चों को आर्टिकल भी याद है, और कुछ बच्चे जो कि यहाँ पे गलत कर रहे हैं। नीति आयोग आपको मालूम है गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, इसके पहले प्लानिंग कमीशन था गाइस, ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, इसमें संविधानिक पावर नहीं है, कल चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं अपन, है ना। यूपीएससी बता दो, हाँ 315। तो यार ये संवैधानिक पावर आप समझने की कोशिश करो, एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल जिनको संविधान के द्वारा पावर है। अब अपनी कैग है, अरे कैग को बनाना जरूरी है भाई, हमारे संविधान में लिखा हुआ है, समझ रहे हो। और अपने इलेक्शन कमीशन को नहीं हटा सकते आप हमेशा देश से, ओके, ये जरूरी है। फाइनेंस कमीशन कंपलसरी है, यूपीएससी को नहीं हटा सकते, स्टेट के जो पीसीएस है उसको भी आप नहीं हटा सकते, संविधान से पावर है भाई, क्या कर रहे हो। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होती है, गवर्नमेंट अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाती है, गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तब, समझ गए। ठीक है, मुझे कोई बॉडी की जरूरत है काम करने के लिए तो मैंने बना दी अप्रूवल लेकर, ऐसा होता है। अनुच्छेद 51 का संबंध दोस्तों किससे है? बताओ भाई, अनुच्छेद 51 का संबंध को लेकर। ओके, चलो आंसर यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही है, काफी बच्चे कंफ्यूज है। आर्टिकल आर्टिकल 51 है दोस्तों, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने को लेकर। देखो ये बात ऐसी है, हमारा जो पार्ट 3 है उसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है? 12 से 35 है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स है। जो हमारा भाग चौथा है उसमें आपको मिलते हैं 36 से 51 के बीच में, समझ रहे हो। मिनी चौधरी का फिर से सही है, और 51 से है ना। और ये कौन सा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं कि कैसी स्टेट की पॉलिसी है जो कि होनी चाहिए। तो 51 के तहत ही तो अपने पंचशील प्रिंसिपल्स की स्थापना करी थी, याद है आपको। नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया था अपने जो है नेहरू जी ने, कि ना तो हमें रशिया के साथ में जाना है, ना हमें अमेरिका के साथ में पढ़ना है,
हम कहाँ पर है, दोनों के बीच में है भैया। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट नैम बनाया था, पंचशील प्रिंसिपल की शुरुआत भी उनके द्वारा ही दी गई थी ना। तो ये सब जो बातें इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, क्योंकि हमारे आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, उसी के तहत हमने ऐसा किया था। समझ गए? ठीक है, तो प्रमोट करना जरूरी है, समझते हो ना? अभी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी रहेगी तो प्रमोट करना आसान रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है। और कौन सा संशोधन विधानसभा के चुने हुए सदस्य को प्रतिबंध लगाता है कि वे एक पार्टी के टिकट पर चुने जाने के पश्चात दूसरे दल में नहीं जा सकते? बताओ भाई, कौन सा अमेंडमेंट है जो कि किया गया था, इसके अंदर बोला गया था कि भाई आया राम गया राम वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए? मालूम है क्या आया गया राम जी के बारे में? मालूम है ना? हरियाणा में एक क्या थे, गया राम जी थे। तो गया राम जी ने क्या किया कि एक ही दिन में तीन तीन चार चार पॉलिटिकल पार्टी बदल ली। जो पैसे थे वहीं पर ही चल दिए, जो पैसे थे वहीं पे चल दिए। तो सभी परेशान हो गए, तो नाम रखा आयाराम। और ऐसे लोगों के लिए जो कि पॉलिटिकल पार्टी तुरंत बदल लेते हैं मौका मिलते ही, ऐसे लोगों के लिए आयाराम और गयाराम नाम रखा गया। राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे दोस्तों एंटी डिफेक्शन लॉ भी लेके आया गया, ताकि ऐसे दल बदल लोग ना करें, है ना? ठीक है, ऐसा जो है लोग काम ना करें। तो ये हमने दोस्तों क्या किया, 52वां अमेंडमेंट किया दोस्तों संविधान का। और हमारा शेड्यूल कौन सा शेड्यूल है भाई? 10वें के अंदर हमने इनको ऐड किया। एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं हम इसको, है ना? और मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के भी 2 स्टेप आगे चली गई जनता, जो अपने मिनिस्टर, तो इनको तो फर्क ही नहीं पड़ता, रिजाइन कर दो करवा दो। अभी देखा ना मध्य प्रदेश में 10 लोगों ने रिजाइन दे दिया अपना, समझ रहे हो? तो उनको इतना पैसा मिल गया, मतलब कि वो उन लोगों के लिए फर्क नहीं पड़ता। भाई जनता ने उनको चुन के भेजा, एमएलए बनाया ताकि वो वहां पे काम करे। उन्होंने क्या किया, एक पार्टी की तरफ से दूसरी पार्टी को गिराने के लिए बढ़िया पैसा खिलाया, बढ़िया पैसा लिया उन्होंने और रिजाइन दे दिया। भाई स्पीकर क्या कर सकता है? स्पीकर हटा ही तो सकता है। अगर आप पार्टी अपनी मर्जी से बदल रहे हो या छोड़ रहे हो, कुछ भी कर सकते हो, तो स्पीकर हटा देगा। तो वो हटने को तैयार हो गए। उनको मालूम है ये बात कि अगली बार जनता को फिर से बेवकूफ बना के फिर एमएलए बन जाएंगे। समझ रहे हो? मतलब कितनी बड़ी बात है ये, अपने डेमोक्रेसी में कितना बड़ा लांछन है कि उनको कॉन्फिडेंस है। देखो कि अभी छोड़ दी सरकार, बीच में गिरा दी, अगली बार इलेक्शन में फिर वो लोग खड़े होंगे, फिर वो लोग वापस से कुछ ना कुछ जो है सीट निकाल लेंगे अपनी। जनता यार अपने क्या करे, मतलब समझ रहे हो? जागरूकता नहीं है ना यार, जागरूकता की प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? देखो हम क्या, देश के लोगों में क्या होता है, देखो ये है ना, जागरूकता की कमी है। एक बेचारा आदमी, मान लो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी आदमी जो कि 9 बजे जा रहा है सुबह काम पे और शाम में 6 बजे काम से आ रहा है, तो हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उसको सब कुछ पता हो। उसको पता हो कि देश में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। ये काम होता है किसका? मीडिया का, सेलेब्स का, जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना, उनकी बात क्या काफी आगे तक पहुंचती है, इनका काम होता है। ओके, अगर इन दोनों ने बोलना बंद कर दिया तो इस बेचारे नौकरी पेशा आदमी जो कि अपने जीवन में बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, इसको तो पता ही नहीं चलेगा सही क्या है गलत क्या है। ये तो वही समझेगा जो कि व्हाट्सएप फेसबुक पे चल रहा है। समझ रहे हो? हम और आप तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें तो समझ में आता है। अगर आप आज पढ़े हुए नहीं होते तो आपको भी समझ में नहीं आता। तो जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? करंट अफेयर के अंदर मैं क्यों कई बार डिस्कशन करता हूँ इन सब चीजों के बारे में, मेरे को नहीं करना चाहिए ना, बहुत सारे लोग नहीं करते। इंडिया में कोई भी करंट अफेयर देखो, कोई डिस्कशन नहीं करता पॉलिटिक्स के बारे में। मैं करता हूँ, क्यों करता हूँ? मुझे मालूम है, मुझे जागरूकता जो है लानी जरूरी है, वरना आप लोगों को पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये काम बहुत जरूरी है और इसीलिए गालियां भी पड़ती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं हो तो खैर आगे बात करते हैं ना। बताओ, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान करी गई? माइनॉरिटी के बारे में आपको बताना, माइनॉरिटीज को दोस्तों कमीशन को जो है किस साल के अंदर जो है कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है जो कि दिया था? ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, 87%, 1992। ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे 84% लोगों का बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। माइनॉरिटी कमीशन जो है वो 1882 के अंदर ही फॉर्मेशन इसका किया गया था। ठीक है गाइस, ताकि राइट्स और सेफगार्ड को कर सके, मतलब राइट्स को हम लोग क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का फॉर्मेशन है जो कि किया गया था। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट बोलते हैं उसको, 1992 में। समझ रहे हो? इसी प्रकार से आपको मालूम है, ठीक है, अभी हमारे रिसेंटली वो भी क्या गया था, ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, याद है क्या? याद है ना? तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ये भी बता दो मेरे को। मालूम है ना अभी रिसेंटली क्या गया था? अभी तक हमारे 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 114वां जो था ना, 104 सॉरी, 104 जो था, मैं आपको थोड़ा लिख देता हूँ उसके अंदर, थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक पेज ऐड कर लेता हूँ मैं। अभी तक टोटल हमारे यहाँ पे 104 अमेंडमेंट हुए हैं। आर्टिकल लास्ट वाला जो था वो आर्टिकल 334 के अंदर जो है चेंजेस करे गए थे। ठीक है, जिसके अंदर क्या गया था, रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया था एसटी एससी का लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर। ठीक है, एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन होता है उसको एक्सटेंड है जो कि किया गया था। समझ रहे हो? कहाँ पे किया गया भाई? लोकसभा प्लस जो आपकी विधानसभा है उनके अंदर।
चलो एक बार बताओ मेरे को, जो ये रिजर्वेशन होता है एस टी एस सी का, ये जो है ये आपको क्या लगता है, सही लगता है कि गलत लगता है? मतलब जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं, जैसे कि अभी ये जो रिजर्वेशन का एक्सटेंड किया गया है, ये गलत लगता है कि सही लगता है? जैसे कि इसी को ले लो, 108 104 को ले लो आप, 104 को ले लो, क्या आपको सही लगता है कि गलत लगता है? इन रेस्पेक्टिव बताना। देखो ये मत सोचना कि आप जनरल हो या फिर आप एस टी एस सी हो इसलिए बोल रहे हो, सबके लिए बोलना है ना। ये गलत बात है ना कि आप अपना पक्ष इसलिए रखो क्योंकि आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ऐसा ये गलत बात है। चलो ठीक है, किसी और दिन बात करेंगे, आज अपने पास में इतना टाइम नहीं है। मैंने पहले तो इसके बारे में काफी बार डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन किसी और दिन बात करेंगे, है ना। यहाँ पे 50-50% वोट है, वैसे 52% लोगों को लगता है सही है, 48% लोगों को लगता है गलत है। ठीक है, चलो किसी और दिन बात करेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर, इसके अंदर रॉन्ग है कि राइट है ना। चलो ठीक है, और इससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ आपको कि 103वां जो अमेंडमेंट हुआ था ना, वो अपने ईडब्ल्यूएस को लेकर हुआ था। और 102वां जो अमेंडमेंट हुआ था वो अपने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया था। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया था 102वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। एक बात और ध्यान रखिए, 104वां जो है ना, उसके अंदर रिजर्व सीट जो थी ना एंग्लो इंडियंस की, वो भी रिमूव कर दी गई थी। ये भी ऐड करिएगा इसमें, है ना। एंग्लो इंडियंस की जो सीट थी ना, किसके अंदर, लोकसभा के अंदर और विधानसभा में, उसको रिमूव है जो कि कर दिया गया था, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका, वेलकेनो माउंटेन, माउंट सेंट हेलेनिस दोस्तों कहां पर लोकेटेड है? हेलेनिस के बारे में आपको बताना है दोस्तों कि ये कहां पर लोकेटेड है, बोल ले लो भाई। बिल्कुल सही है यहाँ पे दोस्तों। हाँ वही वाली बात कर रहा हूँ आयुष, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना दो लोगों को लोकसभा में, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो जगह जो है वो हटा दी गई है। ठीक है, डी आप पे यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, ये है यूएसए के अंदर। अगला सवाल देखते हैं। साइज ऑफ एटम, एटम का जो साइज होता है दोस्तों वो किस ऑर्डर का दोस्तों होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर। एटम का जो साइज होता है दोस्तों, वो 10 माइक्रोन टू 10 मीट 10 to 10 m, ये साइज होता है दोस्तों एटम का। ऑर्डर जो होता है ना वो ये होता है। ठीक है, साइज ऑफ एटम। मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं कि 0.1 to 0.5 नैनोमीटर बोलते हैं हम इसको एक्चुअली के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो उसका हम लोग इसको 10 से लेकर 10 m है जो कि हम इसको लिखते हैं। वैसे अपना जो बाल है ना, उससे भी मिलियंस टाइम जो है वो स्मॉलर होता है। ठीक है गाइस, हम इसको नॉर्मली 0.1 से 0.5 नैनोमीटर है जो कि हम लिखते हैं। ओके, तो वैसे नॉर्मली इसका बी आंसर होना चाहिए। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से, हाँ 10 की पावर में है मतलब ये। ओके, हम इसको 1 into 10 की पावर मतलब वैसे कर सकते हैं। ओके, नैनोमीटर के तौर पे है ना, पावर लगा के कर लेना, मतलब उसमें लिखा हुआ नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें से एक ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, बताओ भाई। मैक्सिमम साउंड दोस्तों किस वाली के अंदर आपको देखने को मिलेगा? सॉलिड के अंदर साउंड जो है वो तेज ट्रेवल करता है, आपको मालूम है। सॉलिड क्या है, लकड़ी है, सिंपल सा लॉजिक है। अरे भाई वाटर में कहां से आ जाएगा यार लॉजिक? देखो गाइस क्या करते हो, पानी के स्विमिंग पूल के अंदर कभी बोल के देखा, आवाज आती है क्या? सॉलिड चीज में ज्यादा जाती है ना। प्रकाश की ध्वनि के प्रकरणों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, बताओ। कौन सी लाइट जो है दोस्तों मैक्सिमम ऑब्जर्व करी जाती है, मालूम होगा ना। ब्लू और रेड दोस्तों मैक्सिमम ऑब्जर्व है जो कि प्लांट के द्वारा करी जाती है। अगला सवाल, कौन सा दोस्तों डाइजेस्टिव एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर नहीं है? ठीक है, ग्रीन लाइट जो है ना वो ऑब्जर्व नहीं होती है, इसीलिए तो हमें प्लांट जो है वो ग्रीन कलर के नजर आते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। क्या होता है कि क्लोरोफिल रेड लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेता है और ब्लू लाइट को भी ऑब्जर्व कर लेता है, ग्रीन लाइट को नहीं कर पाता है, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए दोस्तों हमको क्या होता है, वो ग्रीन नजर आता है दोस्तों। ठीक है ना, गैस्ट्रिन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ओके, ये अपने स्टमक के अंदर होता है, ये अपने स्टमक, गैस्ट्रिन जो है ना ये, ओके, ये हार्मोन जो है वो अपने लार्ज अमाउंट ऑफ के अंदर स्टमक के अंदर रिलीज होता है। ओके ठीक है गाइस, ये डाइजेशन के अंदर काम नहीं आता है। आगे बात करते हैं, विच द फॉलोइंग अपॉइंट बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इन ईच स्टेट, बताओ भाई कौन करता है? लोकपाल, बैंकिंग लोकपाल कौन नियुक्त करता है? बैंकिंग लोकपाल नियुक्त करता है दोस्तों आरबीआई। ठीक है, और ये लोकपाल बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। जैसे कल को आपने ब्रांच मैनेजर की शिकायत कर दी ना, बैंकों के अंदर जो काम होता है ना दोस्तों, एक्चुअली सरकारी की तरह काम नहीं होता है, बहुत ही प्राइवेट की तरह काम होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी पियोन की आपने मैनेजर को कर दी, मैनेजर की आपने लोकपाल ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके आपने किसी लोकपाल को शिकायत कर दी कि ये ब्रांच मैनेजर मुझसे बदतमीजी कर रहा था, इसने ऐसे किया, तो बहुत स्ट्रिक्ट इंक्वायरी होती है इसके अंदर, समझ रहे हो। इसलिए बैंक वाले जो होते हैं वो बहुत ही डरते हैं वैसे जनता से।
और इसलिए जनता जो है वो बैंक वालों को जो है काफी नाटक भी हो जाते हैं बैंकों के अंदर, समझ रहे हो। चलिए, यूमियम लेक दोस्तों किस राज्य के अंदर है, बहुत ही सिंपल सवाल है, शिलोंग है ना उसके पास में है। ओके, ये है दोस्तों आपके मेघालय के अंदर, ठीक है गाइस, आपके मेघालय में। रमन मैग्सेसे प्राइज दोस्तों किसके, कौन सी कंट्री के द्वारा दिया जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सवाल है, फिलीपींस के द्वारा ना, एशिया का नोबेल पुरस्कार है जो कि इसको माना जाता है, ठीक है गाइस। इसको 1957 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। हमारे देश के पहले पर्सन कौन थे जिनको मिला था, हमारे देश के पहले पर्सन जिनको मिला था, विनोबा भावे, बिल्कुल सही बात है, विनोबा भावे है ना। अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, बहुत सारे लोगों को हमारे जो उन्होंने काम किया है हमारे देश के लिए, एज ए एक्टिविस्ट काम किया, सबको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेशनल वोटर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों किस दिन, जल्दी से बताइए। वोटर्स डे जिस दिन हमारे नेशनल इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई, 25 जनवरी दोस्तों, ठीक है, 25 जनवरी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, आगे बात करते हैं, अगला सवाल, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा दोस्तों किया गया था, जल्दी से बताइए। शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाला आर्टिकल 338 जो है ना, उसके अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया, और संविधान के 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा इसमें बदलाव है जो कि करे गए थे। ओके, कांग्रेस के सबसे ज्यादा टाइम तक प्रेसिडेंट रहने वाले कौन से पर्सन है, जल्दी से बताइए। ये कौन है, यह सोनिया गांधी, ठीक है, सोनिया गांधी लॉन्गेस्ट टाइम तक प्रेसिडेंट है, ठीक है, और अभी तक भी हिंदी नहीं बोल पाती अच्छी तरीके से ठीक है, मतलब सोनिया गांधी की भी क्या मजबूरी हो गई, मतलब कि यार ये मतलब समझ रहे हो, होता है ना, तुषार कपूर को जो है अभी जितेंद्र का बेटा है तो बेचारा एक्टिंग करनी पड़ेगी, इसलिए सोनिया गांधी का क्या गांधी लग गया तो उसकी वजह से बेचारी को पॉलिटिक्स में उतरना ही पड़ेगा। सोनिया गांधी राहुल गांधी दोनों के साथ सेम कहानी है, समझ रहे हो, कि अगर जैसे तुषार कपूर जितेंद्र का बेटा है, अब यार बेचारा क्या करे, तो करनी पड़ेगी एक्टिंग तो, और अच्छी भी करनी पड़ेगी। उसी तरीके से गांधी लग गया तो भाई पॉलिटिक्स में तो उतरना पड़ेगा तो क्या जबरदस्ती धकेले में लोग हैं, जैसे कि अगर मैं राहुल गांधी की बात करूं, सोनिया गांधी की बात करूं, धकेले में लोग हैं, मतलब। आगे बात करते हैं, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री दोस्तों कहां पर है, जितेंद्र कपूर की डेथ हो गई, जितेंद्र कब डेथ हो गई यार, तो कौन आदमी है जितेंद्र को मार रहा है यार, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। ठीक है, कोयम्बटूर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन, बताइए, सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन करी गई पावर की, ये कौन से आर्टिकल के अंदर था, ये था दोस्तों आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। ओके, ध्यान रखिएगा। बेसिक पैरामीटर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाज लेड डाउन बाय, बताइए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जो बात करी गई थी ना दोस्तों, ये करी गई थी नेहरू जी के द्वारा, नेहरू जी ने दोस्तों इसके ऊपर काम किया था, ठीक है गाइस, सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कितनी बार अब तक भारत के राष्ट्रपति ने कितनी बार आपातकालीन की घोषणा करी है, ये क्वेश्चन गलत मत कर देना, मैं जानना चाहता हूं मैं कितने बच्चे हैं जो कि इसको सही करेंगे। लो भाई, इसमें तो आप ये ले लो, कितने बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि आज तक कितनी बार इमरजेंसी देश में लगी है, कितने बच्चे हैं ऐसे वाले जिनको नहीं पता ये बात। देखो क्या होता है कि पहले पढ़ाई करो, देश के बारे में जानो, है ना, करियर अपने आप बन जाएगा, लोड ही मतलब उस चीज का। चलिए भाई देखो, 1962 के अंदर एक बार चाइना वॉर हुई थी, 1971 के अंदर पाकिस्तान वॉर हुई थी, और 1975 के अंदर गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के द्वारा दोस्तों अपनी कुर्सी बजाने के चक्कर में इमरजेंसी है जो कि लगा दी गई थी, ठीक है। तो 3 बार दोस्तों हमारे देश में आर्टिकल 352 जो है वो उसके जो है यूज करके जो है इमरजेंसी लगा दी गई, समझ रहे हो, तो 3 बार आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन गलत था मुझे मालूम है, ओके, लेकिन मैं ये देख रहा था कि भाई पोल के अकॉर्डिंगली कौन क्या करना चाह रहा है, इसका मतलब ज्यादातर लोगों ने, कुछ लोगों ने काफी सही भी आंसर दिया, इसका मतलब पोल का फर्क नहीं पड़ रहा वैसे ठीक है, तो 3 बार लगी है ना, ध्यान रखिएगा। तो गाइस ये था आज का आपका महत्वपूर्ण सेशन, कल वापस मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। अभी 10 बजे मेरी वापस से